फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, यानी बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी। यदि इस शब्द को हम देखें तो देखने में केवल बोलने और अभिव्यक्त करने की आज़ादी दिख रही है, लेकिन इस आज़ादी में बहुत सी और आज़ादी जुड़ी हुई हैं, जैसे जानने का अधिकार, चुनने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, वाणिज्यिक प्रचार प्रसार का अधिकार, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार और शांत रहने का भी अधिकार इसमें शामिल माना जाता है। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कैसे कैसे लगाए जा सकते हैं, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता के अंतर्गत मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध, देश की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय अवमान और किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि, ये सभी इसमें जुड़े हुए अधिकार हैं। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि आपको अधिकार मिला हुआ है और इन अधिकारियों पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो यदि आप किसी एग्ज़ाम में मेंस लिखना चाहते हैं तो इन्हीं हेडिंग्स के माध्यम से आप इस अधिकार को अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। और अब हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और विभिन्न बातों को जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। यानी कि बोलने की आज़ादी क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, इसे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, वो अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है, इस अधिकार से संबंधित विभिन्न न्यायालयों के निर्णय क्या क्या हैं, उन निर्णयों में किन किन बातों को शामिल माना गया इस अभिव्यक्ति की आज़ादी में, और विभिन्न जो मेंस के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की बात की जाए अगर, तो एक क्वेश्चन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की हम लोग कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो अब सबसे पहली जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई हमारी बात है कि इसका वर्णन कहाँ किया गया है और किस रूप में किया गया है। तो द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच and expression is one of the most cherished fundamental rights guaranteed under article 19(1)(a), यानी यहीं पे, यानी अनुच्छेद 19(1) के क में इस अधिकार का वर्णन किया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट फॉर्म्स द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस ओपिनियन, आइडियाज, बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन फ्रीली विदाउट अनरीजनेबल इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट। यानी अगर लोकतंत्र की मजबूती चाहिए, लोकतंत्र की स्वतंत्रता और उसका अस्तित्व चाहिए सही तरीके से, तो निश्चित रूप से उसके नागरिकों को, व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो चुनाव कैसे करेंगे, वो अपनी बात को रखेंगे कैसे। यानी पार्टियों का जब आप देखेंगे कि कोई, आप कहें कि सम्मेलन होता है, तो वहाँ पे लोग खुल करके अपनी बात करते हैं। तो यदि खुल के बात करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा, तो हम अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब लोकतंत्र कहीं ना कहीं मजबूत नहीं हो सकेगा। यानी हम राजनीतिक नेताओं के माध्यम से अगर इस बात को समझने की कोशिश करें और नागरिकों के माध्यम से समझने की बात करें, तो दोनों तरफ से फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि जो हमारा लीडर है वो खुल करके अपनी नीतियों को हमें बता सके और हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकें, यानी शासन तक और सत्ता तक। अब इसके बाद आगे बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इससे रिलेटेड क्या क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है, जैसा मैंने कहा, आर्टिकल 19(1) क, और ये क्या कह रहा है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी सभी व्यक्तियों को वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र, यानी बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। हाउएवर दिस राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(2), यानी ये अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं है और इस पर तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल यानी युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अब एक बात यहाँ जो कही जा रही है, ऑल सिटीजन्स, यानी ये वाला जो अधिकार है अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी ये विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। यानी कुछ अधिकार जो व्यक्तियों को प्राप्त हैं वो हमारे नागरिकों और अनागरिकों को दोनों को प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो बोलने की आज़ादी है ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि हम मोटे तौर पे ये समझ लेते हैं कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो हमें आर्टिकल 19 में मिली हुई है, लेकिन हमें केवल 19 कह करके हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि 19 में और भी बहुत से अधिकार हैं। तो हमें स्पष्टतया बताना पड़ेगा कि 19 के क्लास 1 के ए या क में अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें मिली हुई है। अब इस अभिव्यक्ति की आज़ादी में और दूसरे कौन कौन से अधिकार छिपे हुए हैं या किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
द फ्रेज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस वंस व्यू एंड ओपिनियन, अपने विचार को वो रख सकता हो, अपनी राय बता सकता हो। फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम, स्पोकन वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंट, यानी वो प्रिंट करके, लिख करके या शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को रख सकता हो। इवन आप कहें कि कैरिकेचर बना करके, यानी आपने देखा होगा कि अखबार, मैगजीन वगैरह में कार्टून बना दिए जाते हैं, कुछ भी बना दिया गया और वो कुछ उसकी अपनी बनाने की जो कलाकार की क्षमता होती है वो केवल चित्रों के माध्यम से ऐसा शो करता है कि कुछ बात यहाँ पे कही जा रही है और वो बात तत्कालिक राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ी हुई होती है या किसी न किसी घटना से जुड़ी हुई थी। जैसा कि आप एक पेपर में पढ़ते होंगे कि अमूल वाले अपना एड निकालते हैं कि मान लीजिए क्रिकेट में भारत की जीत हुई तो उसने कुछ ऐसा लिखा उसमें कि वो बटर खिला रहा है या विजय हो गई, किस रूप में, वो छोटे से शब्द में पूरी घटना को बयां कर देते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि लक्ष्मण प्रसाद का एक कैरिकेचर आता था, नहीं कार्टून आता था, तो अलग अलग अखबारों में अलग अलग नाम से इस तरह से आता रहता है। तो किसी भी माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। पिक्चर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एट्सेट्रा, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और ये कहीं ना कहीं शामिल है फ्रीडम ऑफ प्रेस में। फ्रीडम टू रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, यानी ये सूचना प्राप्त करने का जो लोगों का अधिकार है, और इसी को फिर आगे चल के हम लोगों ने जानने के अधिकार के रूप में वर्णित किया। फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेट आइडियाज़, यानी अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, और इसे हम कहीं ना कहीं कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट के रूप में देखते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी पसंद करने का अधिकार। राइट टू चूज़ पार्टनर, यानी राइट टू मैरी कह सकते हैं आप, कि किस व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हो या कौन व्यक्ति मेरा जीवन साथी बनेगा, ये अधिकार भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट, और इन बातों को समय समय पर न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से व्यक्त किया है। यानी इससे संबंधित एक मामला है आपका शक्ति वाहिनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडल्ट लोगों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, कोई कम्युनिटी या कोई समूह उन पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अब इससे जुड़े केस लॉ, जिन अलग अलग केस लॉज में अलग अलग बातें कही गई या अलग अलग बातें जोड़ी गई इस अभिव्यक्ति के अधिकार में, तो रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज़, यानी अपने विचारों को का प्रचार प्रसार करने की भी आज़ादी इसी में शामिल है। विच इज़ एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, यानी लोकतंत्र के संचालन के लिए यह आवश्यक है कि फ्री स्पीच हो सके। स्कोप ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), अब इसका क्षेत्र क्या है, विस्तार क्या है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड आर्टिकल 19(1)(a लिबरली टू गिव इट वाइड एम्बिट, इट्स स्कोप इंक्लूड्स द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित चीज़ें इसमें शामिल हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है 19(1)(a। अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कहीं पूरे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन यहीं पे मान लिया जाता है कि 19(1) में जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो अभी ऊपर आपने देखा कि चाहे वो आप लिख करके, प्रिंट करके या किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं अपनी बातों को, अपने विचारों को, तो उसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी शामिल हो जाता है। ऑल्दो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द इंक्लूडेड विद इन आर्टिकल 19(1)(a, भले ही इसमें स्पष्ट रूप से इसे शामिल नहीं किया गया है, लेकिन प्रेस की आज़ादी भी इसी में शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1985 सुप्रीम कोर्ट का केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज वाइटल फॉर पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ पब्लिश, यानी पब्लिकेशन का, यानी अपनी मैगजीन, अपने अखबार को पब्लिश करने का। फ्रीडम टू सर्कुलेट, यानी उसे लोगों में देने, प्रसारित करने का। फ्रीडम अगेंस्ट प्री सेंसरशिप, यानी कि पब्लिश करने के पहले ही उसको सेंसर किया जाए, इस तरह की आज़ादी, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि फिल्मों में होता है। फिल्मों के मामले में फिल्म बना करके पहले उसका डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सेंसर बोर्ड को सौंप देता है, सेंसर बोर्ड उसे देखता है, चेक करता है, तब पास करता है, तब वो उसको रिलीज़ किया जाता है। इस तरह का मामला बुक के मामले में या पेपर के मामले में नहीं होता। इसी बात को हम प्री सेंसरशिप कहते हैं, यानी पब्लिकेशन के पहले उसको चेक किया जाना, सेंसर किया जाना, ये अलाउड नहीं है प्रिंट मीडिया के लिए। ब्रिजभूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली 1950 का केस है। प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर्स वाज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यदि किसी बुक को या न्यूज़पेपर को पहले प्री सेंसरशिप की जाती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, द राइट टू नो एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन इज एन इंटीग्रेटल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कोई व्यक्ति जानकारी ही नहीं रखेगा तो वो बोलेगा क्या। अपना विचार बनाने के लिए पहले उसको जानकारी लेनी पड़ेगी, जानकारी लेकर के उसको वो व्यक्त करेगा। तो इस रूप में माना गया कि राइट टू नो भी इसी का पार्ट है। और कहीं ना कहीं जो हमारा आरटीई एक्ट, राइट टू नो, ये भी कहीं ना कहीं इसी की देन है, और इससे संबंधित जो विभिन्न निर्णय आए उन निर्णयों के बाद राइट टू नो एक्ट आया।
State of UP versus Rajnarayan 1975, the court held that citizens have the right to know every public act of public officials, यानी लोग जो प्राधिकारी हैं उनके सभी कार्यों का, यानी जो लोग कार्य वो करते हैं उन कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का नागरिकों को अधिकार है। PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2003, वोटर्स राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ इलेक्टोरल कैंडिडेट्स फ्लॉस फ्रॉम आर्टिकल 19(1)A, यानी कि चुनाव में जो हमारे कैंडिडेट खड़े होते हैं जिनका निर्वाचन हमें करना होता है उनके पूर्व वृत्त को, यानी उनके आचरण व्यवहार को पहले के जानने का अधिकार है वोटर्स को, तभी वो सही निर्वाचन कर सकेगा। और यहीं से फिर हलफनामा दाखिल करने का या एफिडेविट दाखिल करने का जो विधिक प्रावधान स्टार्ट किया गया कि सभी कैंडिडेट अपने आपराधिक और सिविल सभी तरह के मामलों को व्यक्त करेंगे निर्वाचन आयोग के सामने, और नागरिकों को अधिकार होगा उन्हें जानने और देखने का। फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल स्पीच, यानी कि जैसा कि हम देख पाते हैं कि बहुत सारी सामानों का प्रचार आता है हमारे सामने, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रीडम का पार्ट है, क्योंकि यदि देश में किसी नई वस्तु का उत्पादन हुआ और उस उत्पादक को ये अधिकार नहीं होगा कि अपनी वस्तुओं को बता सके लोगों को कि हमने इस वस्तु का उत्पादन किया, तो लोग खरीदेंगे कैसे या यूज़ कैसे करेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए उत्पादन तो हो गया लेकिन नागरिकों को या व्यक्तियों को अधिकार नहीं होगा जानने का, या वो जान नहीं पाएंगे कि फला वस्तु अब मार्केट में आ चुकी है, तो फिर वो परचेज कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों से जुड़ा हुआ है। कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)A। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेज MTNL 1995 सुप्रीम कोर्ट का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉमर्शियल स्पीच इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसा हम लोगों ने ऊपर ही कहा, कोई भी आपका अधिकार वो पूर्ण नहीं होता है, हमेशा अधिकार कर्तव्यों के अधीन होता है और कुछ न कुछ निर्बंधनों के अधीन होता है। राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड द राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस, यानी सरकार की कार्यवाहियों और उनकी नीतियों की आलोचना आप कर सकते हैं। यहीं पे एक बात जुड़ी होती है कि IPC में एक सेक्शन मेंशन की गई थी 124A, और इस यहाँ पे राजद्रोह के अपराध का वर्णन किया गया था। तो क्या गवर्नमेंट की नीतियों की आलोचना करना या उनकी कार्रवाइयों की आलोचना करना राजद्रोह हो सकता है? तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि केवल सरकार की नीतियों की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है, बल्कि जब गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने या गिरा देने की बात की जाएगी, उसके प्रति अवमान की स्थिति उत्पन्न होगी, या उसके प्रति हम हमला या बल प्रयोग करने की बात कहेंगे, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव के सेंस में जब बातें जाएंगी तब वो राजद्रोह का अपराध बन सकता है। केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1962, द कोर्ट हेल्ड दैट क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज परमिसिबल अनलेस इट इज इंसाइट्स वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर, यानी कि जब तक कि हिंसा न भड़का दी जाए या लोक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए तब तक ये राजद्रोह में नहीं आएगा, बल्कि ये 19(1)A का पार्ट होगा और आलोचना की जा सकती है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इस समय भी अभी सुप्रीम कोर्ट में 2024 में एक मामला दाखिल हुआ था, और इसके बाद सरकार ने हलफनामा दिया कि 23 में, तो सरकार ने हलफनामा दिया कि हम 124A पर विचार कर रहे हैं और जल्दी इसमें संशोधन करना चाहते हैं। और फिर तब तक 2023 में लास्ट दिसंबर में आपकी BNS आ गई, और BNS में इस अपराध को हटा करके एक नया 152 के रूप में एक नया अपराध डाला गया, यानी देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता के विरुद्ध अपराध की बात की गई वहाँ पे। तो हालांकि उसे भी अब चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो अब देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। तो कुल मिला के आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, उसे हम राजद्रोह या देश की अखंडता और एकता के विरुद्ध नहीं मानेंगे, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उस सीमा के अधीन रहते हुए आपको ऐसा करना है और आप ऐसा कर सकते हैं। राइट टू एक्सप्रेस बाय साइलेंस, यानी आप शांत रह के भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड द राइट नॉट टू स्पीक, यानी न बोल करके भी, और इसका उदाहरण है बीजो इमैनुअल स्टेट ऑफ केरला 1986, द एक्सपल्सन ऑफ स्टूडेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू सिंग द नेशनल एंथम वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी इसमें कहानी ये थी कि एक बच्चा है जो लाइन में तो खड़ा है, जनगण मन होता है जब स्कूल में प्रेयर, तो वो खड़ा है लेकिन गाता नहीं है, तो चुप रहने के आधार पर उसे स्कूल से निकाल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अगर वो सम्मान व्यक्त कर रहा है राष्ट्रगान के प्रति तो ये उसका अधिकार है, और ये अगर उससे निकाला जा रहा है इस तरह से स्कूल से इस ग्राउंड पे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जैसा मैंने कहा कि कैरिकेचर बना करके और कार्टून बना करके भी ऐसा किया जा सकता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन सच एज फिल्म्स, पेंटिंग्स, ड्रामाज एंड लिटरेचर आर प्रोटेक्टेड। S. रंगराजन वर्सेज P. जगजीवन राम 1989, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सप्रेस अनलेस द सिचुएशन
क्रिएटेड इज डेंजरस टू पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लोक हित में जब तक ये घातक ना हो जाए तब तक आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू मीडिया एंड इंटरनेट, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ये केस है। सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट वाज स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 19(1)A, यानी इसमें मामला ये था कि जब शिवसेना के आपके जो हेड थे बाल ठाकरे जी, उनकी डेथ हुई थी, तो उस समय मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, यानी कि सड़कों पे जाम और धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति को देखते हुए दो लड़कियों ने एक पोस्ट किया था उस संदर्भ में कि पूरी पब्लिक को बिल्कुल रोक देना या शहर को रोक देना ये उचित नहीं है, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसी संदर्भ में और ये अरेस्ट किया गया था IT एक्ट की सेक्शन 66A के तहत, कि जहाँ कहा गया था कि अगर आप कोई ऑफेंसिव पोस्ट वगैरह डालते हैं कहीं तो आपको इसके लिए गिरफ्तार किया जा सकता है या आपके विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है। तो उस प्रोविज़न को ही सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उस ऑफेंसिव एक्ट में बिल्कुल स्पष्टता के साथ परिभाषित नहीं किया गया था कि कौन सा जो कार्य है वो ऑफेंस होगा या कौन सा कार्य ऑफेंस नहीं होगा। तो इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको इंटरनेट मीडिया और सोशल मीडिया पे भी मिली हुई है। अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020, फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रू द इंटरनेट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)A। ये मामला था जब जम्मू कश्मीर में 2019 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और वहाँ से धारा अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तो वहाँ पे इंटरनेट को बैन कर दिया गया था। तो ये केस फाइल हुआ कि इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को एंजॉय करते हैं और हमारे सभी बिजनेस और व्यापार सब कुछ आज की डेट में इसी से संचालित होते हैं। तो बहुत लंबे समय तक इंटरनेट वगैरह को बैन किया जाना कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिसाइड किया कि इंटरनेट को बहुत दिनों तक बाधित नहीं किया जा सकता या रोका नहीं जा सकता है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का पार्ट है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(2), यानी कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं इस अभिव्यक्ति की आज़ादी पे, और इसका उल्लेख किया गया 19(2) में। और 19(2) को सबसे पहली बार 1950 में ही प्रथम संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया। फिर इसके बाद आगे चल के भी समय समय पे इसमें संशोधन किए जाते रहे। और सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का प्रोविज़न जो है इसको भी बाद में जोड़ा गया 16वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे संशोधन किए जाते रहे। आर्टिकल 19(2) परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट यानी राज्य की सुरक्षा, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स यानी विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर लोक व्यवस्था के लिए, डिसेंसी एंड मोरालिटी यानी कि सदाचार और नैतिकता के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की मानहानि और सामान्य व्यक्ति की मानहानि, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस यानी अपराध का उद्दीपन या अपराध को बढ़ावा देने के लिए आदि आप कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं या सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इसके आधार पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है आपके बोलने की आज़ादी पर। अब यहीं पे अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो चिंतामन राव वर्सेज स्टेट ऑफ MP 1951 का केस है, और यहाँ क्या कहा गया, द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट एक्सेसिव, यानी जो निर्बंधन लगाए जाएंगे किसी व्यक्ति पे वो युक्त होने चाहिए और बिल्कुल एक्सेसिव नहीं होने चाहिए। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन राम मनोहर लोहिया 1960 का केस है, देयर मस्ट बी ए प्रॉक्सिमेट कनेक्शन बिटवीन स्पीच एंड पब्लिक डिसऑर्डर, यानी कि बोलने की वजह से यदि लोक व्यवस्था भंग हो रही हो तो उस बोलने में और लोक व्यवस्था के भंग होने में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। ऐसे ही आप केवल एलिगेशन लगा करके किसी को बाधित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी बरेली में जो घटना हुई हमारे देश में या फिर लद्दाख में जो घटना हुई, तो कोई ना कोई संबंध होना चाहिए कि उस बोलने से और उस लोक व्यवस्था के भंग होने में कोई ना कोई संबंध था। कंक्लूजन, द स्कोप ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 19(1)A इज वाइड एंड डायनेमिक encompassing political, artistic, कॉमर्शियल एंड डिजिटल एक्सप्रेशन, यानी इसमें सभी कुछ शामिल है। द जुडिशरी हैज़ कंसिस्टेंटली एक्टेड एज ए गार्जियन ऑफ द राइट बाई इंटरप्रेटिंग इट एक्सपेंसिवली while balancing it with reasonable restrictions under 19(2). The right is indispensable for the survival of democracy and rule of law in India, यानी भारत में विधि के शासन के लिए और लोकतंत्र के चलते रहने के लिए ये आवश्यक है कि इस पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाए और लोगों को इस तरह का अधिकार प्राप्त भी, और इसमें सामंजस्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और न्यायालय ने समय समय पर यह उदाहरण दिया है कि वो इसमें निश्चित रूप से बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और यदि आपको एग्जाम में डिटेल लॉन्ग आंसर के रूप में लिखना है, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में 20-20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं,
तो उसमें आपको हमेशा आर्टिकल भी लिखना चाहिए, यानी कम से कम आर्टिकल 19(1)(a) और 19(2) का जिक्र करना चाहिए। सपोर्ट इज डायमेंशंस विथ रेलिवेंट केस, यानी सुसंगत वाद विधि लिखनी चाहिए आपको। जितनी याद है, जरूरी नहीं कि आप देखें कि ऊपर जितनी केसेस का चर्चा की हम लोगों ने, पूरी केसेस को लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन कम से कम 2-3 केस जरूर आप लिखें। और इसके बाद आप एक बैलेंस कंक्लूजन लिखने की कोशिश करें। और यदि आप जुडिशरी का आंसर करना चाहते हैं तो फिर आपको कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन लिखने की खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में उतने लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इस तरह का लंबा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से लिखें। और एक, अब अगर हम आज के परिवेश में बात करें कि कितनी आज़ादी होनी चाहिए और कितना रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तो जिस ढंग से सोशल मीडिया पे और आप कहें कि न्यूज़ मीडिया में जिस तरह की बातें चलती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है, सरकार ने भी बार बार कहा है कि एक युक्त निर्बंधन, एक तो स्वयं के द्वारा अपने आप से निर्बंधन लगाया जाना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि अभी आप देखेंगे जब थंबनेल में किसी यूट्यूब के ऊपर समाचार से संबंधित या किसी आर्टिकल से संबंधित थंबनेल में क्या लिखा होता है, भारतीय सेना बांग्लादेश में घुसी, बांग्लादेश पे किया हमला, बांग्लादेश तबाह, पाकिस्तान के परखच्चे उड़े। तो इस तरह के जो न्यूज़ हैं, केवल अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए या अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए जो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, उससे बचना चाहिए। खुद अपने आप से लोगों को भी बचना चाहिए कि इस तरह के थंबनेल ना बनाएं, इस तरह की झूठी सूचनाएं ना फैलाएं लोगों में। और कहीं ना कहीं कोई विधि भी इस पर होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय को भी आगे बढ़ करके उचित निर्णय उचित मामलों में देना चाहिए और उचित रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए इस तरह के अफवाहों पे। तो आपको अगर इस तरह के वीडियो पसंद हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका अगर कोई सुझाव है तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि इस तरह के वीडियो में और सुधार या संशोधन किया जा सके। और आगे आपको किस तरह के वीडियो चाहिए ये भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम इस तरह के वीडियो को बना सकें। धन्यवाद।